everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। सो आई होप लास्ट क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। आज हम ये चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो बेसिकली इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है या फिर न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ही न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस, समझ लो, ठीक है। सो there is no nuclear membrane and there is no nucleolus, right? So this is the information related to nucleus. अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल में होती हैं, बट दे लाई इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे हम देखें तो ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, देयर इज नो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन अराउंड इट, ठीक है। सो दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। वैसे ही कुछ प्रोटीन्स हैं जो यहीं पर इसी साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो कैसी होती है? इट इज मेड ऑफ म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड का काम होता है सेल की शेप को मेंटेन करना, और जो भी इसके अंदर का कंटेंट है, वेदर इट इज अ क्रोमोसोम, वेदर इट इज राइबोसोम, साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल्स हैं, जो भी है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। देन कम्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्जी एपरेटस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं, इवन द माइटोकॉन्ड्रिया। देन कम्स राइबोसोम्स। किस तरह के राइबोसोम्स देखे गए हैं? सो 70S टाइप के राइबोसोम्स देखे गए हैं। देन कम्स सेल डिविजन। तो जब सेल डिविजन होती है, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स भी डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है कि पहले क्या डिवाइड करता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। लेकिन इसके केस में क्या होता है, ऐसे ही डिवीजन होती है जैसे हमने एनिमल सेल्स में हम पढ़ते हैं ना कि स्पिंडल्स बनते हैं, फिर क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। वो सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। सो देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस एक्टिविटी नहीं शो करता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वो जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी बोलते हैं, वो एब्सेंट होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो आई होप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। तो ये जो वर्ड है ना डिवीजन ऑफ लेबर, इसका क्या मतलब है? जैसे हम ना प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं तो मतलब उनमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं तो उनमें ना एक ही सेल होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होता है, वही सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप का, जैसे हमने पढ़े हैं एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज वगैरह वगैरह, कनेक्टिव टिश्यूज। वहीं पर ये टिश्यूज मिलके कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनाते हैं, राइट, और वो ऑर्गन्स मिलके कोई ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं।
ऐसा ही पढ़ा है ना। तो होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये स्पेशलाइज हो जाते हैं और अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं। कोई डाइजेशन करेगा, कोई न्यूट्रिशन मतलब रेस्पिरेशन करेगा, कोई सर्कुलेशन में हेल्प करेगा फूड की, कोई न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, कोई ऑक्सीजन को सर्कुलेट करेगा, ठीक है, कोई एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। सो देयर आर डिफरेंट रोल्स। कोई बॉडी की रिपेयर में हेल्प करेगा। सो इन दैट केस देयर आर डिफरेंट सेल्स विच become specialized in their structure to perform a specific function। एक तरह के सेल्स होते हैं वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दे कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अलग अलग टिश्यूज जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और वो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के साथ। देन ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इससे क्या होता है, इससे जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होता है और उससे इंक्रीज होते हैं सर्वाइवल के चांसेस, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो डिविजन ऑफ लेबर से जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे से चलते हैं, बॉडी की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आए तो सेल जो है ना वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा। तो अमीबा में हमने उसकी सब कुछ पढ़ा है, कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, कैसे डाइजेशन होते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन भी वहीं हो जा रही है, फिर एक्सक्रीशन भी वही सेल कर रहा है, रेस्पिरेशन में भी वहीं पर ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से हो रहा है सब कुछ, राइट। तो एक सेल जो है वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। So all the functions are performed within the cell and division of labor is between the cell organelles। जो भी division of labors है, अब इस सेल के अंदर भी कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो डिविजन ऑफ लेबर है वो इन सेल ऑर्गेनल्स में होता है। ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस वो अपने अपने काम बांट लेते हैं, राइट। वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि ह्यूमंस, तो इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना वो अलग अलग सेल्स में होता है, ऑर्गन्स में होता है। जैसे हमारा एक पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से है। तो देयर आर डिफरेंट सेल्स जो मिल के टिश्यूज बनाते हैं, वो टिश्यूज मिल के कोई एक ऑर्गन बनाते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स मिल के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस इज हाउ दीज सेल्स दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहाँ से लाइफ शुरू हुई? सेल से शुरू हुई, एक सिंगल सेल से लाइफ शुरू हुई। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और ये सेल्स जो हैं यही मिल के सारा काम कर रहे हैं। कहीं पर अलग एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म का भार संभाल रहा है, वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स मिल के कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सिंपल एंड क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, स्टेट देयर फंक्शन। तो न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो सबसे पहली बात कि पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, जो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। सो दीज आर द अपर्चर्स और द माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। जब न्यूक्लियर एनवेलप में जब दो मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही होती हैं तो वहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स, राइट। तो जब दो मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही होती हैं तो इनका काम है, दे हेल्प इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की इंटरेक्शन में ये हेल्प करती हैं। देन दे अलाउ पैसेज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, आरएनए, प्रोटीन। तो जो भी प्रोटीन्स है, आरएनए है, राइबोसोमल के सब यूनिट्स हैं, राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं। सो इनके पैसेज में ये हेल्प करते हैं। देन दे शेप द न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है, थोड़ा सा वहाँ पर पोर्स रह जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस को शेप देने में हेल्प करते हैं। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो जो साइटोप्लाज्म है सेल का, राइट,
ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इतना बड़ा भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बट जस्ट टू टेल यू, ठीक है, ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, ये अंदर बाहर जाने का जो भी प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो दीज आर न्यूक्लियर पोर्स एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। क्वेश्चन नंबर 12, both lysosomes and vacuoles are endomembrane structures, yet they differ in the terms of their functions. Comment। तो lysosomes हैं, vacuoles हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमें मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो इसमें लाइसोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, राइट। क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं अलग अलग, काम अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अब हमें पूछा है कि लाइसोसोम्स और वैक्यूल दोनों एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है, तो हमें इस बात पे कमेंट करना है। तो अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज सुसाइडल बैग्स, राइट। मतलब कि जो भी सेल के अंदर की डाइजेशन होती है, जो भी वेस्ट सेल के अंदर का होता है, उस सबको डाइजेस्ट कर देना, उसको खत्म कर देना, कोई ऑर्गेनेल खराब हो जाता है तो उसको अंदर ही अंदर खत्म कर देना, वेस्ट को रिमूव कर देना, वो सारा काम होता है लाइसोसोम्स का। दे कंसिस्ट ऑफ दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स व्हिच हेल्प टू डाइजेस्ट worn out content and cellular debris of the cell. Now these are called as what? Suicidal bags. तो ये है लाइसोसोम्स का फंक्शन। अब वहीं पर बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल का क्या फंक्शन है, इनका मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज का। स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एक सेल की बात करें, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की, तो ये देखा गया है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ही बड़ा वैक्यूल दिखाई देता है। मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल इज कवर्ड बाय दिस वैक्यूल। वहीं पर अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो उनमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हमें दिखाई देते हैं, या फिर कई बार हमें मिलते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा साइज नहीं होता है वैक्यूल का। तो उसका रीजन भी हम बहुत ऑफन पढ़ते हैं कि उसका रीजन ये है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इन केसेस ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस की, बहुत गर्मी है या ड्रॉट है या कुछ भी ऐसी जो स्ट्रेसफुल वाली कंडीशंस हैं, उनमें प्लांट सेल्स खुद को नरिश कर सकें और अपने आप को एकदम उस सिचुएशन में ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रख सके। तो इसलिए वैक्यूल जो होता है वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है ताकि उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में वो सारी चीज़ें यूज हो सकें। वहीं पर एनिमल सेल्स का क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, दे कैन ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वहां पर जाके वो उस कंडीशन से बच सकते हैं। वो अपने लिए घूम के खाना ढूंढ सकते हैं, वो घूम के पानी ला सकते हैं। इसीलिए वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है प्लांट सेल्स में और छोटे छोटे होते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। और इसका और फंक्शन होता है, देयर इज अ सैप वैक्यूल व्हिच स्टोर्स सैप विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे मेंटेन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेल टर्जिडिटी, राइट। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेल टर्जिडिटी। तो ये फंक्शन हो गया वैक्यूल का। तो हमने देखा कि दोनों के अलग अलग फंक्शन है। वहीं पर अगर आप बात कर लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस की, तो उनके भी अपने अपने काम हैं। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल एज राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या है, दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी एपरेटस का क्या काम है, अब प्रोटीन्स तो बन गए, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं पर चाहिए, वो चाहिए अलग अलग जगह पे बॉडी पार्ट्स में। तो these Golgi apparatus, these Golgi bodies, they store and pack things and they just transfer it to other parts of the body, ठीक है। उसको properly पैक करके वो आगे भेज देते हैं। So both of them have different functions while they are endomembrane structures because they are formed from biomolecules and they always work in coordination with each other, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू।
Question number 13. Describe the structure of the following with the help of labeled diagrams. सबसे पहले है न्यूक्लियस, देन सेंट्रोसोम. तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे if we are a team, right, so when we work as a team, so there are many people involved, right, और उन सबको एक चैनल पर, एक ट्रैक पर रखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ लीडर, एंड विदाउट अ लीडर ए टीम इज लाइक इनकम्प्लीट, राइट. तो वैसे ही सेल के केस में होता है. अगर हम सब ऑर्गेनेल्स को ले लें, सो दे ऑल आर द part of that team, they are the members of the team, and the one who is the leader is the nucleus. So in the same way it is the control center of the cell. This means कि जो nucleus है ना, वो पूरे सेल की functioning को control करता है. So it is a double membrane structure which carries genetic material. तो ये एक double membrane structure है, मतलब कि इसके बाहर क्या है, दो membrane से ये बना हुआ है, और इसके अंदर क्या है, genetic material है. अब जो इसका स्ट्रक्चर है, जब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे तो हम ये चार चीजें मेंशन करेंगे. सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो कैसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. जो अभी हमने पढ़े थे, कौन से पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, विच सर्व एज अ चैनल फॉर सब्सटेंसेस टू पास इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट. वी जस्ट स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर पोर्स. देन कम्स टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इज समथिंग दैट इज अ फ्लूइड पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है. जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. सो दिस इज द फ्लूइड फिल्ड इन द न्यूक्लियस कंटेनिंग एंजाइम्स, न्यूक्लियोसाइड्स, प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. तो बेसिकली इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसाइड्स, वो हर एक चीज़ होती है जो जेनेटिक मटीरियल की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो देन कम्स द क्रोमैटिन. क्रोमैटिन क्या होता है, हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हमने अभी डायग्राम में भी देखा, कुछ ऐसे कॉइल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखे. सो दे कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, और वो कंडेंस होके क्या बना देते हैं, दे फॉर्म क्रोमोसोम्स, राइट. अब इन्हीं ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, राइट. और इन्हीं डीएनए से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं. ओके, देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस. तो हमने पढ़ा था कि एक सेल है, सेल के सेंटर में, सेल में एक सेंटर है, दैट इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा गोला सा हमें दिखाई देता है, एंड वी कॉल इट एज न्यूक्लियोलस. ये क्या होता है, इट इज अटैच्ड विद द क्रोमैटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ ही अटैच्ड होता है, एंड इट प्रोड्यूस राइबोसोम सब यूनिट्स विच प्रोड्यूस प्रोटीन. तो इसमें वो राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं. प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, ट्रांसलेशन कहाँ पर होती है, प्रोटीन्स में होती है. तो इसके अंदर वो सब यूनिट्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है. ये उनको प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम सब यूनिट्स को, जो प्रोटीन्स बनाते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है. ये चार चीजें हम मेंशन करेंगे और एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे. नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम. तो सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज सेंट्रियोल्स, ठीक है. तो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेंट्रियोल्स होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे यहाँ पर दीज आर द टू सेंट्रियोल्स विच लाई परपेंडिकुलर टू द to each other, ठीक है. सो टू सेंट्रियोल्स, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर मेक्स सेंट्रोसोम. तो ये जो सेंट्रोसोम होता है, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग सेल डिविजन. सेल डिविजन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. देन कम्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीलिया एंड फ्लैजुला प्रोडक्शन. जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में सीलिया या फ्लैजुला की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर भी वो जो प्रोडक्शन होती है, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू दीज सेंट्रोसोम्स, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स दैट स्प्लिट द क्रोमोसोम. तो हमें पता है ना, हमने डिफरेंट सेल फेजेस पढ़े हैं, तो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी. तो हमने वो फेजेस पढ़े हैं जिसमें हमने देखा है कि कैसे एक टाइम ऐसा आता है कि एक तरफ से एक स्पिंडल फाइबर आधा क्रोमोसोम ले जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा ले जाता है, और सेल जो है उसका फिर फाइनली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम्स. तो स्ट्रक्चर में जब आप बनाओगे तो आप ऐसा ही कुछ शो करोगे, जिसमें आप सेंट्रियोल्स बनाओगे, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप बोलोगे सेंट्रोसोम, राइट. और यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स दिखाओगे और स्पिंडल फाइबर्स दिखाओगे, राइट. सो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही सिंपल इसके फंक्शंस हैं.
Question number 14. What is a centromere? How does the position of centromere form the basis of classification of chromosomes? Support your answer with a diagram showing the position of centromere on different types of chromosomes. तो पहले बताने कि सेंट्रोमियर क्या होता है और कैसे इस सेंट्रोमियर की प्लेसमेंट से कि वो कौन सी जगह पर है वो बेसिस बनाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड सेकेंडली हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम से हमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. तो सबसे पहला है कि सेंट्रोमियर होता क्या है. जब भी हम कोई क्रोमोसोम देखते हैं तो हमें बीच में एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ठीक है, तो ऐसा कुछ मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये जो बीच में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हमें दिखाई देती है क्रोमोसोम में, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, अटैच्ड होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. राइट. अब ये जो सेंट्रोमियर है इट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर्स, जो हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे थे कि होता क्या है कि जो सेंट्रोजोम्स हैं वो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स. और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जब क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, मतलब जब क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके इन्हीं सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और इस क्रोमोसोम को स्प्लिट कर देते हैं. Right, so it is a point of attachment of spindle fibers which play important role in cell division. So based on the position of the centromere there are 4 types of chromosomes: acrocentric, submetacentric, metacentric and telocentric. तो अब डायग्राम से समझते हैं इनका मतलब. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हैं. ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. राइट. अब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर्स. अब सेंट्रोमियर्स जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स में कहाँ पर हैं. तो अगर आप ध्यान से इनको देखो, इन क्रोमोसोम्स को देखो, तो आपको अलग अलग जगह पर आपको सेंट्रोमियर्स देखने को मिलते हैं. राइट. तो सबसे पहले है ये. ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप दोनों तरफ की आर्म्स देखो ना क्रोमोसोम की, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. ठीक है. सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम. इट इज अ मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. अब आप नेक्स्ट वाले क्रोमोसोम पे आओ, तो इसमें जो क्रोमोसोम है ना वो थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हुआ है. ठीक है, सेंटर में नहीं है लेकिन थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. देन कम्स द नेक्स्ट वन जो कि है ये. ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रोमियर है ना वो ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचने ही वाला है सिस्टर क्रोमेटिड्स के, मतलब कि एक आर्म जो है वो बहुत लॉन्ग है और जो दूसरी आर्म्स है ना वो बहुत ही शॉर्ट आर्म्स हैं उसकी. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक. ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. देन कम्स द लास्ट वन. अब इसमें क्या है, इसमें ऑलमोस्ट ये लास्ट में ही है. अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो लॉन्ग वाली आर्म्स है ना वही हमें दिखाई दे रही है, शॉर्ट वाली यू कैन से कि है ही नहीं या बहुत ही छोटी सी है. सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक chromosomes. ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम है, टीलोसेंट्रिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर पोजिशन दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. राइट एंड क्लियर. तो बहुत ही सिंपल है. आपको मतलब अगर आप वर्ड पढ़ोगे वर्ड से ही, टीलो मतलब लास्ट में. ठीक है, एक्रो थोड़ा सा लास्ट से पहले, मतलब बिल्कुल एंड में नहीं है सिस्टर क्रोमेटिड्स के, बट थोड़ा सा अभी एंड से थोड़ा सा दूर है. वहीं पर सब मेटासेंट्रिक मतलब कि सेंटर में नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेंटर में है, ऑलमोस्ट सेंटर में, थोड़ा सेंटर से शिफ्ट हुआ है. मेटासेंट्रिक मतलब कि वो बिल्कुल सेंटर में है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर है. सो दैट मीन्स मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. राइट. तो बहुत ही सिंपल है इनको अंडरस्टैंड करना और इनको ड्रॉ करना. तो इस तरह हमने डिस्कस कर लिए अपने सभी के सभी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो आई होप आपको सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ आए होंगे. तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल के बारे में डिस्कस करेंगे थ्रू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस.